अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है जी। तो पहले जो है ना आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि हीमोस्टेसिस की जो है ना आपको डेफिनेशन, अगर वाइवा में आपके पास ये आ गया तो स्टार्ट पहले ना डेफिनेशन से ही होगा। ठीक है। और ये मुझसे पूछा भी गया था, बट मुझे उस टाइम याद नहीं आया था बिकॉज़ हमने तो पूरा मैकेनिज़्म जो है ना अच्छी तरीके से कर जाते हैं और डेफिनेशन नहीं याद करते। ठीक है। तो आपने डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन क्या है आपके पास? द प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉट्स एट द साइट ऑफ वेसल इंजरी इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। अब उसका मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं। एक है आपके पास एंडोथीलियल लाइनिंग है, वो सॉरी वेसल है। एक है वेसल में एंडोथीलियल सेल्स हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या हुई है? इंजरी हुई है। यहाँ के जो एंडोथीलियल सेल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? डैमेज्ड होंगे। ठीक है। यहाँ के एंडोथीलियल सेल्स डैमेज्ड होंगे और दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द वेसल। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होता है? टाइप 4 कोलेजन होता है। अब देखिए, जैसे ही वेसल इंजरी हुई, क्या जैसे ही वेसल की इंजरी हुई तो आपके पास जो नॉर्मल ब्लड है ना, सॉरी नॉर्मल ब्लड बोल रहा हूँ, आपके पास जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसके ऊपर ना एक फैक्टर जो है ना क्या होता है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। मतलब वहाँ पर जो है ना वो आकर चिपक जाता है। मतलब क्या, जहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर इंजरी हुई है, यहाँ पर एक फैक्टर आकर ना यहाँ पर एक चिपक जाएगा, यहाँ इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन में बहुत सारा कोलेजन भी आ जाएगा। क्या, यहाँ पर कोलेजन भी आ जाएगा एंड ये वाला फैक्टर आ जाएगा। इस फैक्टर को आप क्या बोलते हैं? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। क्या? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। ठीक है। जैसे ही ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर आपकी वेसल वॉल पर आ गया तो यहाँ पर इंजरी हुई है ना वेसल की, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी। तो आपके पास जो सेल्स होते हैं जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, आपके पास वो होते हैं क्या? प्लेटिलेट्स। जैसे ही ये आ गया ना आपके पास, ये क्या होता है? एक स्टिकी मॉलिक्यूल होता है फॉर द प्लेटिलेट्स। जैसे ही यहाँ वेसल वॉल पर ये इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ जो प्लेटिलेट्स यहाँ से गुजर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? यहाँ आकर ना इसके साथ चिपक जाएंगे। क्या? इस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ चिपक जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट विद दी सरफेस अदर देन द प्लेटिलेट। यहाँ पर सरफेस जिसके साथ ये स्टिक हो रहे हैं वो प्लेटिलेट की सरफेस नहीं है। द स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट्स विद द सरफेस अदर देन द प्लेटिलेट इज कॉल्ड प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या, इसको आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट विद द वॉन विलीब्रेंट फैक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग। क्या, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताना है यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है। प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग क्या होता है? ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि मैंने अभी बताई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स डिस्क शेप होते हैं। या ये देख रहे हैं आप यहाँ, इसका शेप क्या होता है? डिस्क शेप होता है। ठीक है। जैसे ये स्टिक हुए तो ये ना डिस्क शेप से जो है ना एक फ्लैट जो है ना इनका शेप हो जाएगा। क्या, इनका शेप जो है ना सी अर्चिन की तरह हो जाएगा। क्या? सी अर्चिन। एक तो स्पाइकी और सी अर्चिन की तरह हो जाएगा, फ्रॉम द डिस्क शेप टू सी अर्चिन। ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये ना एक फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे और उस वजह से क्या होगा? यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ताकि जो है ना ब्लड को जो है ना प्रिवेंट करें फ्रॉम द लॉस, उसको लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेटिलेट जो है ना इसका ये वाली जो इसकी वो है ना वो बोलते हैं स्टिकिंग। इसको भूल जाएं। इसकी स्टिकिंग इस प्लेटिलेट के साथ, इसकी इस प्लेटिलेट के साथ स्टिकिंग हो रही है, इस प्लेटिलेट की स्टिकिंग इसके साथ हो रही है। दिस होल द स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट विद द सरफेस ऑफ अदर प्लेटिलेट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग। बस बट इसमें दूसरी चीज़ भी आ जाती है, बट यहाँ पर क्या आता है? फिब्रिन फॉर्मेशन आ जाएगी, तब आप उसे कहेंगे क्या? सेकेंडरी प्लेटिलेट। क्या? सेकेंडरी प्लेटिलेट। स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट विद द प्लेटिलेट सरफेस एंड डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन मटेरियल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। वो फिब्रिन का मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है।
अच्छा आप देखें जैसे ही प्लेटिलेट यहाँ पर स्टिक हो गई, यहाँ पर ये स्टेबल हो गए, तो होता क्या है कि प्लेटिलेट ना एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसे आप कहते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2। थ्रोम्बोक्सिन ए2 आपके पास कहाँ से आता है? फ्रॉम द अरेकाडोनिक एसिड। अरेकाडोनिक एसिड में से भी कहाँ से? साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से। ये मैंने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया था आपके पास इन्फ्लेमेशन के वीडियो में, ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा। एडीपी क्या करेगा? लेट सपोज दिस इज द अदर प्लेटिलेट, दिस इज आल्सो अदर प्लेटिलेट। ये क्या करेगा? एडीपी इन प्लेटिलेट्स की क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा एट द साइट ऑफ द इंजरी। ये बहुत सारे प्लेटिलेट्स को लेके आएगा, भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर इंजरी हुई है, आपकी यहाँ पर नीड है। एंड देन थ्रोम्बोक्सिन ए2 इज द पोटेंट प्लेटिलेट एग्रीगेटर एंड अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर। ओफ उफ, देखो मैंने कितना ब्लाइंडर कर दिया अभी। ये क्या होता है? प्लेटिलेट एग्रीगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपके पास ये वेसल इंजरी हुई ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इफेक्ट होगा इज़ दी वेजो कंस्ट्रक्शन, इज़ दी वेजो कंस्ट्रक्शन। जैसे ही वेसल इंजरी हुई पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, ताकि जो है ना ब्लड के लॉस को प्रिवेंट किया जाए, ताकि ब्लड फ्लो यहाँ से बिल्कुल कम हो। अब वो वेजो कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? योर न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस। यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर नर्व्स होंगी ना, तो वो नर्व्स क्या होती हैं? इरिटेट हो जाती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फायर करके इसको क्या करती हैं? वेजो कंस्ट्रक्ट करती हैं। एंड एंडोथेलियम जैसे इंजर्ड हो गई तो यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है जिसे कहते हैं एंडोथिलिन। एंडोथिलिन क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट, ये याद करना। ये मैं वैसे ही बोल गया, पहले ये करना, उसके बाद जो बताया वो वाला फॉलो करना, ठीक है। अच्छा तो हम कहाँ थे? थ्रोम्बोक्सिन ए2 इज़ द प्लेटिलेट एग्रीगेटर एंड वेजो कंस्ट्रिक्टर। क्या? वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये दोनों याद करना, प्लेटिलेट एग्रीगेटर, ओ सॉरी इसमें। अच्छा अब यहाँ पर आए इस डायग्राम पर, ये देख रहे हैं, ये क्या है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है। ये क्या? एक प्लेटिलेट है, ये भी दो अलग दूसरा प्लेटिलेट है। अब देखिए ये जो प्लेटिलेट इसके साथ बाइंड हो रहा था ना, इसके साथ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन नहीं, यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू ना प्लेटिलेट इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड करता है। उस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 1b। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन 1b, इस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। इसकी डेफिशिएंसी से एक सिंड्रोम होती है, उसे कहते हैं क्या? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। क्या? बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम याद करना, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके साथ ये स्टिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा। अच्छा उसके बाद ना प्लेटिलेट जैसे ही यहाँ पर स्टिक हो गए तो प्लेटिलेट ना अपने ऊपर दूसरे रिसेप्टर्स भी क्या करते हैं? शो कर जाते हैं, मतलब क्या? उनको एक्सप्रेस करते हैं। उन रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? P2Y12 रिसेप्टर्स। क्या? P2Y12 रिसेप्टर्स। अब देखिए P2Y12 का जो है ना अलग सा फंक्शन है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि ADP रिलीज़ होता है, दिस ADP ब्लू वाला, दिस ADP बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर P2Y12। ये क्या आ गया आपके पास? ADP जैसे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, दिस रिसेप्टर काजेज द इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम। ये कैल्शियम को क्या करेगा? बहुत बढ़ा देगा। अब कैल्शियम का फंक्शन जो है ना मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये देखें ये सेल है। अब देखें इस प्लेटिलेट के बीच में ना ये दोनों रिसेप्टर्स आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं? इनको यार चलो इनको इससे शो करते हैं। इसको ना ये वाला नहीं समझना है, इस रिसेप्टर को ना, ठीक है। इसका नाम है आपके पास क्या? ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड ग्लाइकोप्रोटीन 3a रिसेप्टर। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड ग्लाइकोप्रोटीन 3a रिसेप्टर्स। अब देखिए जैसे ही इस प्लेटिलेट के बीच में ये दोनों रिसेप्टर्स आ गए, ये दोनों ना अब बीच में क्या करेंगे? फाइब्रिनोजिन को ना यहाँ पर क्या करेंगे? स्टिक कर देंगे। क्या? यहाँ पर इस फाइब्रिनोजिन को अपने बीच में क्या करेंगे? स्टिक कर देंगे। दिस इज योर फाइब्रिनोजिन। जैसे ही फाइब्रिनोजिन को स्टिक करेंगे अपने से, तो यहाँ पर ना दूसरे बाकी जो भी डिपोजिशन होगी फाइब्रिनोजिन, यहाँ पर फाइब्रिनोजिन नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा?
हाँ ठीक है, फाइब्रिनोजिन होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे यहाँ पर, इंक्रीज़ द अफिनिटी फॉर द फाइब्रिनोजिन। ठीक है, ये तीनों मैंने इसके फंक्शंस लिखे हैं। किसके फंक्शंस हैं, हाँ तो हम यहाँ पर थे G2B3 के जो है ना ये सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक ये फंक्शन है, एक ये और ये क्या करता है, चेंजेस द शेप। जो मैं अभी बात कर रहा था, इंक्रीज द अफिनिटी फॉर द फाइब्रिनोजिन अटैचमेंट, यहाँ पर फाइब्रिनोजिन अटैचमेंट होगी और यहाँ पर जो है ना बहुत सारा जो है ना डिपोजिशन होगा फाइब्रिन का। ठीक है, होप कि आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर कैल्शियम का क्या काम है, ये जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ रहा था, ये आपके पास जो कैल्शियम है ना, ये इनको यहाँ पर स्टेबलाइज करता है। क्या, ये इसको यहाँ पर स्टेबलाइज करता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, इस रिसेप्टर को यहाँ पर क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये रिसेप्टर डेफिशिएंट हो तो आपको एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं क्या, ग्लांज़मैन थ्रोम्बोस्थीनिया। क्या, ग्लांज़मैन थ्रोम्बोस्थीनिया, ग्लांज़मैन थ्रोम्बोस्थीनिया। ठीक है जी, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना ये जो फॉर्मेशन हो रही है कोएगुलेशन, इसमें ना दो कैस्केड आते हैं, क्या सीरीज़ ऑफ रिएक्शन आती है, इसके थ्रू ना फैक्टर्स होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, मैं ना इसको बस क्विक गो थ्रू करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रिंसिक की बात करूँगा। अब देखिए इंट्रिंसिक में ना एक फैक्टर होते हैं, सब कहते हैं क्या, 12 फैक्टर, फैक्टर नंबर 12, इसका दूसरा नाम होता है हेगमैन फैक्टर। ये 12 फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 12 एक्टिव फैक्टर में। ए का मतलब क्या है, एक्टिव। 12 एक्टिव फैक्टर क्या करेगा, 11 फैक्टर को 11 एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। किसमें, 11 एक्टिव में। अब 11 एक्टिव क्या करेगा, 9 को 9 एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। किसमें, 9 एक्टिव में। अब 9 एक्टिव क्या करेगा, 10 को 10 एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। अब 10 एक्टिव क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। अब देखें कि यहाँ पर क्या होता है। अब जब फाइब्रिन यहाँ पर बन गया तो फाइब्रिन आपके पास पता है क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। क्या, फिब्रिन मेशवर्क, इस पर क्या कर देगा, फिब्रिन का मेशवर्क डिपॉजिट कर देगा। दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। Sticking of platelet with the platelet surface and deposition of fibrin material on them is called secondary platelet plug formation, या ऐसे जो है ना आप सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग भी कहते हैं। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये फिब्रिन तो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब फिब्रिन ना ये लेट सपोज दिस इज़ द फिब्रिन, दिस इज़ अदर स्ट्रैंड ऑफ द फिब्रिन। इन दोनों के बीच में ना ये क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। ये क्या होती है, इनके बीच में ये क्रॉस लिंकिंग होती है। अब देखिए इस क्रॉस लिंकिंग के लिए ना एक जो है ना प्रोटीन आपको चाहिए होता है, दैट इज़ योर फैक्टर नंबर 13। क्या, दिस इज़ फैक्टर नंबर 13 विच causes the cross linking of the fibrin meshwork or the fibrin threads which eventually stabilizes the clot। मैंने इसके फंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, क्रॉस लिंक द फाइब्रिन एंड क्रॉस लिंकिंग लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लॉट। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, फैक्टर 13 का फंक्शन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। यहाँ पर ना फैक्टर 9 जब 9 एक्टिव में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर इसको ज़रूरत होती है किसकी, फैक्टर 8 की, फास्फोलिपिड की एंड कैल्शियम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है यहाँ पर भी होती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो 10 कन्वर्ट हो रहा है 10 एक्टिव में, यहाँ पर भी इसको फैक्टर 8 और जो है ना कैल्शियम और फास्फोलिपिड की भी ज़रूरत होती है। और एक फैक्टर 5 भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ ना इसको एज अ को फैक्टर वो वर्क करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 दीज आर ऑल विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। क्या, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये याद करना। ठीक है, ये पूछा जाता है 2, 7, 9, 10। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अभी आते हैं एक्सट्रिंसिक पर। एक्सट्रिंसिक में होता क्या है कि आपकी जो एंडोथीलियम है ना, एंडोथीलियम से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे आप कहते हैं क्या, टिश्यू फैक्टर।
क्या टिश्यू फैक्टर, विच इज़ आल्सो नोन एज द फैक्टर 3। क्या फैक्टर 3? अब देखिए ये फैक्टर 3 क्या करता है पता है, ये ना आपके पास जो फैक्टर 7 है उसको एक्टिव करता है। क्या फैक्टर 7 को कन्वर्ट करता है इनटू द फैक्टर 7 एक्टिव। अब एक्टिव फैक्टर 7 क्या करेगा, अगर 10 को कर देगा कन्वर्ट इनटू द 10 एक्टिव। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथवे। एक्सट्रिंसिक रूट इज़ द शॉर्टेस्ट कोएगुलेटिव कैस्केड। ये आपके पास क्या होता है, कोएगुलेटिव कैस्केड होते हैं, ठीक है। ये दोनों ये आपके पास क्या एक्सट्रिंसिक रूट है, आपके पास शॉर्टेस्ट होता है, ये आपके पास लॉन्ग है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, अगर एक्सटर्नल इंजरी होगी तो एक्सट्रिंसिक रूट होगा, एंड इंट्रिंसिक होगी तो इंट्रिंसिक आपके पास एक्टिवेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिए लेट सपोज आपके पास जो ना ये फिब्रिन वगैरह सारा कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, व्हाट इज़ कोएगुलेशन। अगर आती है ना आपको, सॉरी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो पॉज करके जो ना माइंड को घुमा फिरा के ना सोचना कि व्हाट इज़ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की ना डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कन्वर्जन ऑफ soluble fibrinogen into fibrin is called coagulation, the most important definition, ठीक है, ये याद करना।